मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं एफसीआरए एक्ट। एफसीआरए एक्ट 2010 में आया था पहली बात, राइट। चले 1 मई 2011 से ये एक्ट हमारे पास इफेक्टिव हुआ था, ये हमको याद रखना है। एक्ट कब आया था? 2010 में। और इफेक्टिव कब से हुआ था? 1 मई 2011 से ये एक्ट इफेक्टिव हुआ था, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में मिनिमम 5 मार्क्स का वेटेज तो रखते ही हैं एफसीआरए एक्ट में से। एक्ट एज सच सिंपल है, क्यों? क्योंकि इस एक्ट में बताया है कि भाई कौन सा वाला फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको लेना है, कौन सा वाला फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको नहीं लेना है, राइट। नहीं लेना है तो उसके क्या रीजंस हैं, और लेना है तो किसकी अप्रूवल लेके लेना है, कितना लेना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है यहाँ पर, राइट। जो भी लेगा साहब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को फॉर्म्स वगैरह फाइल करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं एफसीआरए एक्ट में। चलें शुरू करें हम अपना एफसीआरए एक्ट 2010। साथ में हमको इसके रूल्स भी पढ़ने हैं जो कब आए थे? 2011 में। चलें सबसे पहली बात तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें। एज पर सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ऑफ एफसीआरए 2010 शेल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, राइट। ये एक्ट कहाँ लगता है साहब? पूरे के पूरे भारत पे लगता है, एक बात। दूसरी बात, सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया जो हैं उन पर भी एक्ट लगेगा। भारत के नागरिक हैं बट जो कहाँ पर हैं, आपके बाहर हैं, उन पर भी एक्ट लगेगा। एसोसिएट ब्रांचेस सब्सिडीज आउटसाइड इंडिया हैं उन पर भी एक्ट लगता है। ऑफ कंपनीज और बॉडी कॉरपोरेट जो इनकॉर्पोरेट कहाँ पर हैं? इंडिया में, राइट। ध्यान से, पूरे के पूरे भारत पे एक्ट लगता है। एक बात, अगर कोई पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है या कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है और उसकी ब्रांच बाहर है या वो पर्सन बाहर है तो भी उसके ऊपर एफसीआरए एक्ट लगने वाला है। तो ये 3 पॉइंट हैं एप्लीकेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। आगे इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? ध्यान से, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। आप फॉरेन एक्सचेंज ले रहे हो या उसको आप यूटिलाइजेशन की बात करें, किसका? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का, राइट। बाहर वालों ने आपको कोई अतिथि सत्कार के रूप में कुछ दिया है, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, राइट। आपकी पॉकेट में कुछ नहीं आया बट देन टू आपको बेनिफिट तो हुआ। बाय सर्टेन इंडिविजुअल एसोसिएशन या कंपनीज ने बेनिफिट दिया है, तो लॉ ने बोला वो एक्सेप्टेंस एंड उसके यूटिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में एफसीआरए के प्रोविजंस हैं। आगे और क्या क्या ऑब्जेक्ट है? ये तो हमारा हुआ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कि भाई किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ये बात है। सेकंड, टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटल बाय सर्टेन इंडिविजुअल, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए पॉइंट है। थर्ड, टू प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉर एनी एक्टिविटी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। ऐसी कोई एक्टिविटी जो अगेंस्ट है नेशनल इंटरेस्ट के, उसकी हमने बात की है। फोर्थ, टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो लॉ ने बोला ये सारी चीज़ें हैं, ये 3-4 ऑब्जेक्ट हैं हमारे ये एक्ट को लाने के पीछे, राइट। तो फर्स्ट चार्ट में से हमको क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं। पहला, एफसीआरए एक्ट कब आया था? 2010 में आया था। इफेक्टिव कब से हुआ था? 1 मई 2011 से। अलॉन्ग विद द रूल्स, जो रूल्स कहाँ हैं सब? 2011 वाले में है। आगे एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा? होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, एक बात। सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया के बाहर है उस पर भी एक्ट लगता है, या सब्सिडीज कंपनी जो बाहर हैं बट जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, राइट, उन पर भी एक्ट लगेगा। आगे फिर हमने देखे इसके ऑब्जेक्ट क्या है सब, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का जिक्र कहाँ पर है? आपका एफसीआरए एक्ट में। चलो अब हम स्टार्ट करें साहब डेफिनेशन पार्ट, और डेफिनेशन पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन है सेक्शन 21G में। क्या बोलता है वो? मीन्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुआ है यार? आउटसाइड इंडिया, एंड इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी जो कंपनीज एक्ट में है वो उसकी बात करी हमने।
रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी वो है। सब्सिडी कंपनी ऑफ सच फॉरेन कंपनी उनको यहाँ पर शामिल किया, और मल्टीनेशनल कंपनीज को भी हमने फॉरेन कंपनी में शामिल किया है, राइट। किस किस को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे? लॉ ने बोला जो भी कंपनी है या एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया। और चार तरह की यूनिट्स को हमने और शामिल करा है फॉरेन कंपनी में। पहला, जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 379 में पूरा डिस्कशन है फॉरेन कंपनी का, वहाँ पर जो कंपनीज हैं उसको हमने FCRA में कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी ट्रीट किया है। सब्सिडी कंपनी ऑफ सच फॉरेन कंपनी, और वो फॉरेन कंपनी की सब्सिडी कंपनी है उनको भी हमने FCRA में फॉरेन कंपनी ट्रीट किया है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी उसको भी हमने फॉरेन कंपनी माना है, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को भी फॉरेन कंपनी माना है। अब होती क्या है ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस? तो लिखा है नीचे, इफ सच कॉरपोरेशन हैज़ अ सब्सिडरी और ब्रांच और प्लेस ऑफ बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज और टेरिटरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं साहब? मल्टीनेशनल कंपनी। लॉजिकल है साहब, एक कंपनी जो एक से ज़्यादा, इनफैक्ट मिनिमम 2 कंट्रीज में, उसको हम क्या बोलेंगे? MNC। और कैरीज ऑन बिजनेस इन 2 और मोर कंट्री और टेरिटरी, लॉ ने बोला इसको भी हम क्या मानेंगे? आपका MNC। चल, नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, मीन्स द डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब कहीं बाहर से पैसा आया है, बाहर से आया है मतलब उसको हमने शब्द दिया है फॉरेन सोर्स। तो कोई डोनेशन आया है, कहीं से पैसा डिलीवरी हुआ है या ट्रांसफ़र आया है, मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, कितने वैल्यू का है? वैल्यू इज़ नॉट मोर देन 25,000, 25,000 रुपये तक का एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्ट आर्टिकल गिवन टू पर्सन एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज़। लॉ ने बोला है, याद रखना, अगर कोई आर्टिकल, इसको थोड़ा सा और हम लिंक करें, सीधी बात है साहब, अगर कोई आर्टिकल पर्सनल गिफ्ट है या पर्सनल यूज़ के लिए दिया गया और उसकी वैल्यू 25,000 से कम है, बहुत ध्यान से, उसकी वैल्यू 25,000 से कम है, तो उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ 25,000 तक का आपको कोई गिफ्ट मिला है, पर्सनल यूज़ के लिए कोई आइटम मिला है, आप उसको ले लो, हम उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे, राइट। ध्यान से, 2011 में जो अमेंडमेंट आया था रूल्स में, उसमें लिखा था साहब लिमिट थी 1 लाख रुपीज़। फिर 2012 के रूल्स में लिमिट फिर से कितनी हो गई साहब? 25,000 रुपये। तो हमको लिमिट 25,000 याद रखना है। सेकंड पॉइंट, एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन, इसको भी हमने क्या बोला है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। या फॉरेन सोर्स ऑफ एनी सिक्योरिटी जो सेक्शन 2H है ऑफ SCRA एक्ट में है, उसको भी हमने क्या बोला है? सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन। डीम्ड टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, डीम्ड बात कर रहे हैं सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अ डोनेशन और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल बाय एनी पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी सोर्स। सब मिस्टर जॉन ने रमेश को दिए और रमेश ने उसका डोनेशन किया है, तो लॉ ने बोला वो पैसा कहाँ से मिला आपको? जॉन से मिला। जॉन कहाँ का है? बाहर का है। तो बाहर से अगर किसी पर्सन को मिला है और इनडायरेक्टली उसने पैसा दिया है किसी को इंडिया में, डेट इज कॉल्ड, तो इसको भी हम फॉरेन सोर्स में क्लासीफाई करेंगे। डीम्ड है ये। एनी अदर इनकम ड्राइव फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, या आपने उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई इनकम ड्राइव की है, लॉ ने बोला उसको भी हमने फॉरेन सोर्स में क्लासीफाई या फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्लासीफाई करा है, डीम्ड टू बी, राइट। ध्यान से, तो हमने बात करी यार फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन की, जो कहाँ है? सेक्शन नंबर 21G में है। और हमने बात करी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है, वो हमने बात की है। चले आगे डेफिनेशन पार्ट की बात करें। और क्या क्या डेफिनेशन है हमारे पास? पर्सन, हमारे पास डेफिनेशन है पर्सन की। पर्सन में ये नॉर्मली डेफिनेशन हमेशा सेम होती है यार। इंडिविजुअल पर्सन में आएगा, HUF पर्सन में आएगा, एसोसिएशन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 NGO वो भी पर्सन में आएगा, राइट। एक और डेफिनेशन है जिसका नाम है साहब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, मीन्स एनी ऑफर कैश में दिया गया, काइंड में दिया गया, किसके द्वारा? फॉरेन सोर्स के द्वारा, फॉर प्रोवाइडिंग
अ पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको हमने बोला है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, राइट। आपको कोई चीज़ फ्री में मिली है उसको भी हमने क्या बोला है सब, फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। और ये बार बार जो शब्द आ रहा है हमारे सामने फॉरेन सोर्स, तो फॉरेन सोर्स में क्या शामिल है, 21J में डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला फॉरेन सोर्स मतलब बाहर से कोई पैसा मिला उसका सोर्स की बात करें तो फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट को हमने क्या बोला है, फॉरेन सोर्स। एनी इंटरनेशनल एजेंसी, अ फॉरेन कंपनी, अ कॉरपोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। मल्टीनेशनल कंपनी को भी हमने क्या बोला है सब, फॉरेन सोर्स। अ कंपनी एज पर द कंपनीज इन 1956 मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय एग्रीगेट बाय मोर देन, अगर नॉर्मली अगर उनके पास में है द गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री ने होल्ड करी है या सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री ने होल्ड करी है, मतलब सीधी बात है 51% होल्डिंग बाहर वालों के पास है तो उस कंपनी को भी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट या फॉरेन कंपनी में ही आती है। कॉरपोरेशंस इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री टेरिटरी, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, भले इनकॉर्पोरेट हुए हो ना हुए हों, या फॉरेन कंपनी, इनको भी हमने फॉरेन सोर्स की कैटेगरी में डाल दिया है। चलो, तो हमने क्या क्या देखा है सब, एक तो हमने देखा एप्लीकेबिलिटी, राइट। FCRA कब आया था, 2010 में, एक बात। दूसरी बात कब से इफेक्टिव हुआ, 1 मई 2011 से। रूल्स कब आए थे, 2011 में। कहाँ कहाँ लगेगा, होल ऑफ इंडिया पे। कोई भी पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है बट इंडिया के बाहर है उस पर ये FCRA लगेगा। कोई भी कंपनी की ब्रांच है, कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, रिलायंस इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, उसकी कोई सब्सिडी ब्रांच है जो बाहर है उस पर भी FCRA लगता है, याद रखना उस पर फेमा भी लगता है। आगे फिर एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, पहला वाला, वो पैसा जो मिला है उस पैसे को आपको कैसे लेना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इसके बारे में जानकारी देना है आपको। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलती है किसी विशेष व्यक्ति को, उसके बारे में वहाँ पर है। फॉर एग्जांपल सब जो न्यूज़ TV वाले जो होते हैं, ये एंकर लोग होते हैं, या हम यूँ बोले सब तो जो न्यूज़ रीडर होते हैं, राइट, अंजना ओम कश्यप जो है, रोहित भैया हैं, आज तक वाले, ये जो पर्सन्स हैं, ये अगर इंडिया के बाहर जाते हैं और बाहर की कंट्री ने कोई इनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दिया है तो इनको रिपोर्ट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई ये पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, साफ साफ मना है सेक्शन नंबर 3 में। क्यों, क्योंकि आप वहाँ से प्रसन्न होकर वो आपको किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में ही ये सब काम कर रहे हैं। फिर फॉरेन कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है सब। फॉरेन कंपनी क्या होती है, कोई भी कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कहाँ इनकॉर्पोरेट है, बाहर, और जिसमें शामिल है 4 चीज़ें, MNC शामिल है, फॉरेन कंपनी शामिल है, सब्सिडी कंपनी ऑफ सच फॉरेन कंपनी या ब्रांच रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह है, तो हमने आपको बोला है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 25,000 रुपीज़ तक का कोई गिफ्ट मिले, पर्सनल यूज़ मिले, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा का मिले तो समस्या है, उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में डाल देंगे। और फिर हमने बात करी पर्सन की, डेफिनेशन हरदम नॉर्मल होती है सब। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, कोई भी चीज़ आपको कैश में मिला है, काइंड में मिला है, लाइक फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको हमने बोला है सब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। और फॉरेन सोर्स की हमने डेफिनेशन की बात की है, राइट। ये हमारा था इसका डेफिनेशन पार्ट। एग्जाम में कभी कभी वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। चलिए फिर हम बात करें साहब सेक्शन नंबर 3 की बात करें, और सेक्शन नंबर 3 में बात करता है प्रोहिबिशन, राइट। साफ साफ मना कर दिया कि भाई आप लोग को तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना ही नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया, आप वहाँ से कुछ लेकर आए हो, सब दिमाग में लेकर आए हो, मन बहुत खुश है, तो आप इंडिया में 110% वहाँ की ज़बरदस्ती की तारीफ़ करोगे, सब इंडिया के इंटरेस्ट को बिना अनदेखा करते हुए। तो ये चीज़ आपको मना कर दिया कि भाई आपको तो लेना ही नहीं है। प्रोहिबिट टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन नंबर कौन सा है, 3। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जो व्यक्ति कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, एक बात। करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट जो पेपर न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं, कार्टूनिस्ट जो कार्टून बना के कुछ रिप्रेजेंट करते हैं,
एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इनको मना कर दिया, भाई कुछ नहीं लेना है आपको। जज, कोर्ट के जज होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, आपको मना कर दिया, कुछ नहीं लेना है। MLA, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, उनको मना कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बियरर देयर ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, एसोसिएशन और अ कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़, ऑडियो विजुअल न्यूज़। करस्पॉन्डेंट और कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ द एसोसिएशन और राइट, इन सब को मना कर दिया। तो आपको ये सारी चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी और ये सारा का सारा मना जो है वो सेक्शन नंबर 3 में है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोहिबिशन डाल दिया हमने, राइट। चले ध्यान से। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, न्यूज़पेपर वालों को मना कर दिया, MLAs को मना कर दिया, सब पॉलिटिकल पार्टी को मना कर दिया। पॉलिटिकल नेचर को अगर हम ध्यान से देखें तो 3-4 पॉइंट्स तो हमारे पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड है। गवर्नमेंट सर्वेंट को मना कर दिया, राइट। जज, गवर्नमेंट्स को मना कर दिया। करस्पॉन्डेंट ऑफ कॉलमनिस्ट, इनको मना कर दिया है। फर्दर प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। बहुत ध्यान से, कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है या फिर कोई भी पर्सन जो बाहर रह रहा है बट इंडिया का नागरिक है, राइट, सिटीजन ऑफ इंडिया है, shall accept any foreign contribution or acquire or agree to acquire any currency from a foreign source on behalf of political party या any person who is prohibited। 3(1) में जिसको मना करा उसकी बात, राइट, आपको इनके बिहाफ पर नहीं लेना है। B पॉइंट, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब अपनी यहाँ की जो पर्सन रेजिडेंट है, shall deliver any currency whether Indian or foreign which has been एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है साहब, मैं बाहर गया, बाहर से मुझे कोई चीज़ मिली, अब वो चीज़ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूँ या 3(1) वालों को दे रहा हूँ, तो मना कर दिया। टू एनी पर्सन इफ़ ही नोज दैट हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट सच अदर पर्सन इंटेंड्स और इज़ लाइकली टू डिलीवर सच करेंसी टू any political party या any person who is prohibited to accept any foreign contribution under section 3(1), right। ऐसे person की हमने साफ साफ मना कर दिया। ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा है यार, 3 है। और यही चीज़ थ्योरी में भी है, बहुत सिंपल चीज़ है सब 3 में कि भाई किस किस को हमने प्रोहिबिट किया है। चले, अब किस किस पर्सन पे सेक्शन 3 नहीं लगता, इसका मतलब इनको हमने अलाउड किया है कि भाई आप ले लो पैसा। पहला वाला पॉइंट, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन, FC मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जहाँ जहाँ वर्ड FC आएगा इसका मतलब क्या होगा साहब, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। Receipt of foreign contribution from any foreign source by way of salary, wages, other remuneration due to him in the ordinary course of business। ordinary course of business में remuneration है, आपने सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज देकर पैसा मिला, ले लो, जरूरी है लेना यार, तभी टैक्स दोगे इंडिया में। सेकेंड पॉइंट, बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो तो पैसा ले लो आप। एज अ एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स तो अलाउड है लेना। बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, सब इंडिया में आप से फॉर एग्जांपल किसी नेताजी के साथ में बाहर गए थे और इंडियन डेलीगेशन की वजह से आपको कुछ मिला है तो ले लो। रिलेटिव से मिला आपके, बिंदास लो पैसे। बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल तो अलाउड है। बाय वे ऑफ एनी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और एनी पेमेंट, लॉ ने बोला ये सारी चीज़ें अलाउड है। सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 3 वाली जो है सब उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि आप इन केस में बाहर से पैसा ले सकते हैं अगर इन फॉर्म में होता है तो। सेक्शन नंबर 4 क्या है आपका, पर्सन टू हुम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, मतलब यहाँ पर पैसा लिया जा सकता है। आगे, restrictions on acceptance of foreign hospitality, following person require prior approval, अरे ये प्रायर है।
फॉलोइंग पर्सन्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, राइट। कुछ कुछ पर्सन को हमने बोला भाई प्रायर अप्रूवल लो। पहला, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, ऑफिस बियरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के पर्सन को बोला है कि जब भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है पहले अप्रूवल लो, राइट। एक्सेप्शन, अवर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी इमरजेंसी मेडिकल एड। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है साहब तो फिर आपको ये परमिशन प्रायर लेने की जरूरत नहीं है, पहले दिखाओ बाहर जाके। नीडेड ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ विजिट आउटसाइड इंडिया। आप बाहर गए थे साहब किसी पर्पज़ के लिए और वहीं पर आपको अटैक आ गया, राइट, नेताजी ये सब आ गया, तो उन्होंने बोला फिर इंडिया में थोड़ा ना हो गया आप गंगाराम में, राइट, दिल्ली के हॉस्पिटल में, फिर तो आप बाहर के जो है वहाँ का गंगाराम जो है वहीं पर जाओगे आप। इफ़ द फॉरेन हॉस्पिटलिटी हैज़ बीन रिसीव्ड देन सच पर्सन को इंटीमेशन देनी पड़ेगी 1 महीने के अंदर जब से उसको फॉरेन हॉस्पिटलिटी मिली है, मतलब आपका फ्री में इलाज हुआ है। फिर हम बात करें सब रूल 7 ऑफ FCR रूल्स 2011 की। फॉरेन हॉस्पिटलिटी में बी रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। पहला, एनी पर्सन अबव कैन अवेल फॉरेन हॉस्पिटलाइजेशन शैल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रायर परमिशन। इनमें से कोई भी व्यक्ति जा सकता है हॉस्पिटल के लिए बाहर, राइट, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो लॉ ने हॉस्पिटल अलग है, हॉस्पिटलिटी अलग होता है, राइट। हॉस्पिटलिटी मतलब सम्मान। एवरी एप्लीकेशन इंटीमेशन लेटर फ्रॉम द होस्ट कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री रिक्वायर्ड है। मस्ट रीच टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी 2 हफ्ते, आपकी जो डेट ऑफ जनवरी है उससे 2 हफ्ते पहले पहुंच जाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी मेडिकल एड on account of any sudden illness within 60 days of such receipt shall be intimated to central government, but ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए तक है तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। इफ़ वैल्यू ऑफ सच हॉस्पिटलिटी इन इमरजेंसी मेडिकल एड कहाँ तक है, 1 लाख रुपए तक, तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इंटीमेट करने की। सेक्शन नंबर 3 में 3(1) में सबको मना कर दिया कि भाई आपको लेना ही नहीं है, प्रोहिबिशन है। सेक्शन नंबर 4 में रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि आप ले सकते हो। सेक्शन नंबर 6 में हमने अप्रूवल दिया कि ले सकते हो, प्रायर अप्रूवल लो किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट। चले नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफ़र फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। ध्यान से, हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हम किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके लिए सेक्शन नंबर 7 है। सेक्शन नंबर 3 में साफ साफ मना करा है, कुछ कुछ पर्सन्स को प्रोहिबिट करा है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना है। सेक्शन नंबर 4 में कुछ कुछ को अलाउ करा है, भाई रेम्यूनरेशन ले लो, कोई सर्विसेज वगैरह दी हैं ले लो, कोई इंटरनेशनल ट्रेड है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 6 में हमने बोला है प्रायर अप्रूवल लो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपको फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेना है। चले भाई, सेक्शन नंबर 7 में सेक्शन नंबर 6 में वो था हॉस्पिटल वाला, और सेक्शन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, अगर किसी को फॉरेन सोर्स से कोई पैसा मिला है कंट्रीब्यूशन और वो किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इसके लिए जो प्रोविजंस है वो सेक्शन नंबर 7 में दिए गए हैं। पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट और हैज़ ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन रिसीव्स एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन shall not transfer such foreign contribution to any other person unless such other person is also registered and had been granted the certificate or obtained prior permission। लॉ ने बोला आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं करोगे बट कर दो ट्रांसफ़र, प्रोवाइडेड उस व्यक्ति के पास FCRA का रजिस्ट्रेशन हो, उस व्यक्ति के पास प्रायर परमिशन हो वो लेने की। फिर रूल 24 है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 का, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। पर रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, टू अ पर्सन हु इज़ नॉन रजिस्टर्ड मे ट्रांसफर टू एन एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल वैल्यू। बहुत ध्यान से, रजिस्टर्ड पर्सन को जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दे 100%, नो प्रॉब्लम। अगर रजिस्टर्ड पर्सन if he wants to transfer his foreign contribution to any person who is not registered or unregistered person, then maximum कितना ट्रांसफ़र कर सकता है,
टोटल वैल्यू का 10% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बंदे को 1 लाख रुपए मिला तो वो 10,000 ट्रांसफ़र कर सकता है। एन एप्लीकेशन शेल बी अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन, और उस एप्लीकेशन में आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अमाउंट प्रपोज टू बी ट्रांसफर्ड इज लेस देन 10% ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। द ट्रांसफरर शेल नॉट ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जब तक नहीं मिली है, राइट। मतलब आपको ये 10% भी ट्रांसफ़र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए पड़ेगी। बोथ द ट्रांसफरर एंड रेसिपिएंट शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन shall be reflected in the return of FC4 to be submitted by both the transferor and recipient। सब आपको दोनों को सबमिट करना पड़ेगा वो वाला पैसा की इंफॉर्मेशन, राइट। चले, तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा हुआ यार, 4 हुआ, रूल 24 का ऑफ FCRA 2011 में, राइट। चले ध्यान, सेक्शन जो है वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 8 है। क्या बोल रहा है वो, रिस्ट्रिक्शंस टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, राइट। आपको बाहर से पैसा मिला और आप काहे में यूज़ कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, रख रखाव के लिए यूज़ कर रहे हो, तो लॉ ने बोला हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी वहाँ पर। एवरी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड सर्टिफिकेट एंड रिसीव एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन शेल नॉट यूज फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। आप स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पहली बात। नॉट डिफरे, मतलब आपको यूज़ नहीं करना है मोर देन 50% ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव टू मीट दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में नहीं कर सकते। हाउएवर फॉर एक्सेस, अगर आपको 50% से ज़्यादा यूज़ करना है तो लॉ ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, राइट, कंपलसरी बेसिस पे। सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास, 8। मैक्सिमम कितना अलाउड है, 50%, राइट। आगे सेक्शन नंबर 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 9 में मना करा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 में नहीं है, अरे भाई होती तो हम वहीं जाते ना फिर। फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर एनी पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6, और सेक्शन 6 में हॉस्पिटलिटी वालों का जिक्र है। टू ऑब्टेन फ्रॉम परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल की बात करें। रिक्वायर एनी पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन टू फर्निश इंटीमेशन टू द अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय, एक्सेप्शन है। Above prohibition or requirement shall not be made unless the central government satisfied the acceptance of foreign contribution will prejudicially affect the sovereignty integrity of India, public interest को affect करेगी, freedom of fairness in election of any legislature, सब चुनाव वगैरह होंगे वहाँ पर affect करेगा, friendly relation with any foreign state, harmony between religion, racial, सोशल, कास्ट एज अ कम्युनिटीज़। तो लॉ ने बोला साहब यहाँ पर समस्या हो सकती है, तो इन केसेस में हम आपको मना कर देंगे। मतलब सब्जेक्ट टू, ये सेक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 6 है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। एंड सेक्शन नंबर जो 10 है वो ऑल टुगेदर अलग है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज प्रोहिबिशन ऑन द ट्रांसफर एटसेट्रा ऑफ आर्टिकल, करेंसी वगैरह, राइट। अभी हमने सेक्शन नंबर 7 में क्या देखा था, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रजिस्टर्ड को ट्रांसफ़र कर सकता है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को ट्रांसफ़र करेगा। प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल वैल्यू। और सेक्शन नंबर 10 में हम रिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोहिबिट की बात कर रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल मेक एन इंक्वायरी, हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा एज टू वेदर अ पर्सन जिसकी कस्टडी में वो है या जिसकी कंट्रोल में है वो आर्टिकल वगैरह, has accepted such article, currency, security in confirmation of provision of this act. After making such inquiry करने के बाद, it may by a written order prohibit such person from paying, delivering, transferring, dealing with such article, currency or security. The central government may by a written order permit such person to pay, deliver, transfer or deal with such article or currency। आपको हमने
ऑर्डर देंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल सर्व अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑन द पर्सन सो प्रोहिबिटेड। उस पर्सन के हम एक ऑर्डर देंगे कि भाई तेरे को हमने मना किया है काम करने से। लॉ ने बोला ऑर्डर कैसे देना है साहब, वो पर्सन को डिलीवर टू पर्सन, पर्सनली पहुंच जाए उसके पास में, स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुंच जाए उसके पास में। इफ़ द ऑर्डर कैन नॉट बी सर्व्ड इन एन अफोरसाइड मैनर, अगर इन तरीके से ऑर्डर नहीं सर्व हो पाया तो हम उसके घर के बाहर प्रेमाइसेस जहाँ पर कॉन्स्पिशियस प्लेस होता है हम वहाँ पर चिपका के आ जाएंगे। और विटनेस कितने पर्सन का होगा, 2 पर्सन्स का विटनेस होगा कि सब ये नोटिस चिपका है, आपको दिख रहा है, वो बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया सब काम हो गया हमारा, राइट। ये हमारे पास सेक्शन नंबर 3 सेक्शन है। एक सेक्शन नंबर 8 है जो बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कितना यूज़ करोगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, तो लॉ ने बोला 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट। ज़्यादा करना है सीजी का अप्रूवल लो। सेक्शन नंबर 9 सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 है, सेक्शन 6 है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और सेक्शन नंबर 10 में हमने प्रोहिबिट करा है ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति गलत पाया गया उसको ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, पर्सनली भेजा जाएगा, नहीं पॉसिबल है सब घर के बाहर चस्पा कर दो, चिपका के आ जाओ, राइट। और 2 विटनेस से साइन ले लो, हमारा काम ख़त्म हो गया, राइट। ये हमारे पास सेक्शन 8, 9 एंड 10 था। चले हम बात करें साहब सेक्शन नंबर 11 बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन की, राइट। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके पास रजिस्ट्रेशन करना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब FCRA एक्सेप्ट करना है। हम उस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि आपको वो रजिस्ट्रेशन किसके पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। लॉ ने बोला रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं, या हम ऐसा बोले फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लो हमारे पास में, या थ्रू प्रायर परमिशन, वो भी ऑप्शन है, और बीच में है और इंग्लिश वाला। देयर आर 2 मोड्स टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू FCRA 2010। Persons have defined cultural, economic, educational, social program shall not accept foreign contribution जब तक कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हो, और प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच इट इज ऑब्टेन। हाउएवर दैट एनी एसोसिएट रजिस्टर्ड अंडर with the central government under section 6 with respect to hospitality or granted prior permission under FCRA shall be deemed to have been registered and valid for a period of 5 years। कितने साल के लिए साहब, 5 साल के लिए है, from the date on which this section comes into force। Central government may by notification the official get specify person shall obtain in prior permission, उनको specify कर देगा। ग्रांट फ्रॉम विच द फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड, वो बताना पड़ेगा आपको। पर्पस क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज करने का, और इसका सोर्स क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। और ध्यान रखना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए देनी है तो वो फॉर्म नंबर FC 3 में देनी पड़ेगी, राइट। अब डिटेल में आएंगे हम ध्यान से। ये सेक्शन ज़्यादा काम का है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन नंबर 11, राइट। बहुत ध्यान से। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस भी पर्सन को एप्लीकेशन लगाना है फॉर रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म नंबर कौन सा ऑप्ट करोगे यार, 3A। फीस कितनी दोगे, 5,000 रुपये। या फिर आपको अगर प्रायर परमिशन लेके काम करना है तो फॉर्म नंबर 3B है और फीस कितनी है, 3,000 रुपये। वो पर्सन इज़ नॉट अ फिक्टिशियस और अ बिजनेस, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल व्यक्ति होना चाहिए। ही हैज़ नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर क्रिएटिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस, वो नहीं होना चाहिए। हैज़ नॉट बीन फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ डायरेक्शंस मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये नहीं करा हो कभी भी। हैज़ नॉट कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, हैज़ बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लॉ ने बोला वो पर्सन ये नहीं होना चाहिए, तो आपको हम सर्टिफिकेट दे देंगे, वरना भूल जाओ। आपको अप्लाई करना है प्रिस्क्राइब मोड में, मतलब या तो 3A में या 3B में, और देनी है फीस या 5,000 या 3,000। जैसे ही गवर्नमेंट को मिलेगी, इफ़ इट फाइंड्स दैट इनकम्प्लीट, अगर 2 बातें, या तो इनकम्प्लीट नहीं होगी, देन अलॉट कर देगी सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंटीमेट द रीजंस, और जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो वैलिडिटी होगी 5 ईयर्स की।
अगर इनकम्प्लीट हुई तो वो रिजेक्ट कर देगा आपके एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद। ये हमारा था सेक्शन नंबर कौन सा यार, सेक्शन नंबर 12 में कि भाई किस तरीके से आपको याद रखना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के दो रास्ते। सेक्शन नंबर 11 में हमने बात करी है, या तो आप अपने आप को रजिस्टर करा ले गवर्नमेंट के पास या प्रायर परमिशन। तो यहाँ पर दोनों के फॉर्म अलग अलग है। 3A प्लस 5,000 की फीस इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन, 3B इन केस ऑफ प्रायर परमिशन, और आपका फीस कितनी है 3,000 रुपया। आगे चले सेक्शन नंबर 13 सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट pending consideration of the question of cancelling this certificate under section 14। सेक्शन नंबर 14 में हम आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे, सेक्शन नंबर 13 में सरेंडर करना है। लॉ ने बोला जब तक वो कैंसिलेशन की प्रोसेस चल रही है फॉर द टाइमिंग हम सरेंडर का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। देन is made by an order in writing suspend the certificate for a period of not exceeding 180 days और स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। 180 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन का इफेक्ट क्या होगा, नॉट एलिजिबल टू रिसीव एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, यूटिलाइज सच फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिज कस्टडी, अपनी कस्टडी में ले लेगा विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी अनस्पेंट अमाउंट है कैन बी यूटिलाइज इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। लॉ ने बोला अप टू 25% प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लो, और जिस पर्पज़ को डिक्लेयर करा है उस पर्पज़ में ही यूज़ करना, और जो आपका 75% है बैलेंस अनयूटिलाइज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का शेल बी यूटिलाइज ओनली आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 25% पहले यूज़ कर लो, याद रखना सस्पेंशन होगा 180 दिन के लिए, तो 25% पहले यूज़ कर लो, और बाद में जो 75% है वो कब यूज़ करना, जब वो सस्पेंशन का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, सेक्शन नंबर 13 रिवोक हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर 12 एंड 13 था। सस्पेंड के बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है साहब कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। सेक्शन नंबर कौन सा है आपका 14 है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय एन ऑर्डर कैंसिल द सर्टिफिकेट इफ। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा साहब, ऑर्डर इशू करके आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। कब कब पॉसिबल है, पहला अगर जो भी सर्टिफिकेट का होल्डर है उसने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी स्टेटमेंट में, तो आपको हम कैंसिल कर देंगे। होल्डर द सर्टिफिकेट इज वायलेटेड, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई थी हमने सर्टिफिकेट के साथ में वो आपने वायलेशन करा तो समस्या। नॉट स्टार्टेड इट्स रीजनेबल एक्टिविटी फॉर 2 consecutive years और हैज मेड डिफ़ॉल्ट। यस, हम कैंसिलेशन करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, और याद रखना सब 3 साल के लिए भूल जाओ, फिर नेक्स्ट 3 years के लिए लग गया कूलिंग पीरियड। उन 3 साल के बाद 2020 में अप्लाई किया था, 22 तक यूज़ नहीं करा, 22 में कर दिया कैंसिल, फिर 23, 24, 25 तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। 3 साल के बाद अप्लाई फिर से कर सकते हैं FCRA सर्टिफिकेट के लिए। सेक्शन नंबर कौन सा है 14। सेक्शन नंबर 16 बात करता है रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। एवरी पर्सन हु हैज ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट shall be renew such certificate within 6 months before the expiry of period of certificate। और एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट मतलब 5 साल, तो 5 साल के 6 महीने पहले जब 5 साल खत्म होने वाले हों, मतलब 4.5 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिमेन within 90 days from the date of receipt of application grant a certificate of renewal for a period of 5 years। और गवर्नमेंट 90 दिन के अंदर आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट दे देगा जिसकी वैलिडिटी कितनी होगी, अगेन 5 years की। फीस कितनी देनी पड़ेगी, मात्र 1500 रुपये। शेल बी पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट। DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट। किसके फेवर में जाना है, पे एन अकाउंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पेबल एट न्यू दिल्ली, और थ्रू ऑनलाइन अफेयर्स भी सब FCA ऑनलाइन वाली जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप जाकर ये काम कर सकते हैं। इफ़ द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन हैज़ बीन सीज्ड अ फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर द, अगर 5 साल निकल गए आपने अप्लाई नहीं करा रिन्यूअल के लिए, तो लॉ ने बोला फिर से नई एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और अगर बंदे ने रिन्यू नहीं कराया बट नॉट लेटर देन 4 months
after the expiry of original certificate of registration. If any person fails to renew same, his application may be accepted for consideration, but not later than the 4 month after the expiry of original certificate of registration. 5 साल निकल गए, 4 महीने तक हम कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद फिर तो आपको फ्रेश चाहिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके पास सेक्शन नंबर कौन सा है, 14 एंड 16। 14 में क्या बोल रहा है, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। 16 में क्या का प्रोविजन है, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट का, राइट। एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। सर्टिफिकेट रिन्यूअल कैंसिलेशन के बाद अब आता है सेक्शन नंबर 17 से लेकर 22 तक, छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, राइट। अकाउंट्स, इंटीमेशन, ऑडिट, डिस्पोजल ऑफ असेट्स वगैरह इनके सेक्शंस हैं, बहुत ध्यान से, राइट। सेक्शन नंबर 17 क्या बात कर रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल बैंक। एनी पर्सन हु हैज ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट या प्रायर परमिशन, राइट। ये बात करी हमने सेक्शन नंबर 11 वाली, राइट। जिस पर्सन को हमने सर्टिफिकेट दिया है या फिर जिसको हमने क्या दी है, प्रायर परमिशन दी है, शेल रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल अकाउंट। याद रखना, आपको हर बार अलग अलग अकाउंट में ग्रांट नहीं लेनी है, सिंगल अकाउंट में लेनी है। ओनली थ्रू सच वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ बैंक एज स्पेसिफाइड इन हिज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। आपने बोला साहब HDFC बैंक, तो HDFC बैंक जो आपने फॉर्म 3A या 3B में अप्लाई करने के टाइम पे दिया था अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है। सही पॉइंट है। हाउएवर आप एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी डिपॉजिटेड और यूटिलाइज फ्रॉम द बैंक अकाउंट बीइंग यूज्ड फॉर डोमेस्टिक फंड। अल्लाह ने बोला डोमेस्टिक फंड वाला जो अकाउंट है वो अलग होना चाहिए, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला अकाउंट अलग होना चाहिए। गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा है कि भाई हम अलग से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किससे में पैसा आया था, कितना आया था, वरना पता चला एंट्री इतनी घूम जाएंगी, हम ही समस्या आ जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बैंक ऑथराइज पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज, फेमा वाला, to report within 48 hours of transactions to such authority to the central government prescribed amount of foreign remittance, source and manner in which such foreign remittance was received, other particulars as prescribed। बैंक वाले के ऊपर ऑथराइज पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि आपको इंटीमेट करना है 48 घंटे के अंदर कितना पैसा आया है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन कौन सा है यार, 20। Where any person who has been granted a certificate or giving prior permission fails to furnish any intimation under this act, or intimation furnished is not in accordance with the law, audit of accounts, section number कौन सा है, 20 है। Where any person who has been granted a certificate or given permission फेल्स टू फर्निश, अगर आपने कोई इंटीमेशन नहीं दी है या कोई फर्निश नहीं करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, राइट। एक मिनट, ये अकाउंट्स की बात यहाँ तक ख़त्म। डिस्पोजल ऑफ असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बहुत ध्यान से, कोई पैसा आया 5 करोड़ रुपए मिला, उससे कोई असेट्स क्रिएट कर दिया आपने, अब उस असेट्स को डिस्पोज ऑफ करने की बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर कौन सा है, 22। वेयर एनी पर्सन हु वॉज परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको परमिशन थी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने की। इन दिस केस ऑल एसेट शैल बी डिस्पोज ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑथराइजेशन ऑफिसर, हम बोलेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या कराओ, आप ऑडिट कराओ। सच ऑफिसर शैल हैव अ राइट टू एंटर इनटू प्रोमाइस रीजनेबल आवर्स में आ सकता है, ये ऑडिट का पार्ट है। Any information obtained about such audit shall be kept confidential and shall not be disclosed, right। आपको उसको इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना, ये यहाँ से एरो काट के यहाँ पर एरो हमको डालना है, राइट। चलो जो बात नेक्स्ट सेक्शन जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है एडजुडिकेशन की, राइट। एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी विच इज सीज्ड अंडर दिस एक्ट, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पर सीजर करा, शेल बी लाइबल टू कॉन्फिस्केशन मे बी एडजज्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन विदाउट लिमिट ऑफ सम इन्वॉल्व इन द आर्टिकल, वो चेक करेगा उसको। नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज अगर वैल्यू डज नॉट एक्सीड 10 लाख है।
10 लाख तक का अधिकार किसको दिया साहब? सेशन जज को, और उसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन को कोई अमाउंट वाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट may make such order as it thinks fit, so but after providing opportunity of being heard, right? ध्यान से एजुकेशन का आगे चले। द सेंट्रल गवर्नमेंट में either of its own motion or an application for revision by the petition। सेक्शन नंबर 30 है जो बात करता है रिवीजन ऑफ ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेक्शन नंबर 31 में हम अपील की बात करेंगे, पहले हम 30 पढ़े, सब रिवीजन ऑफ ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट ऑन इट्स ओन मोशन रिवाइज एनी ऑर्डर इफ द ऑर्डर हैज़ बीन मेड मोर देन 1 ईयर प्रीवियसली। 1 साल पुराने ऑर्डर को आप अपने मन से रिवाइज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर रिमूवल मस्ट बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज क्वेश्चन वॉज कम्युनिकेटेड टू हिम और द डेट ऑन विच ही अदरवाइज केम टू नो ऑफ इट विच एवर इज अर्लियर, तब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अपील सेक्शन नंबर 31 कैन बी फाइल, सेक्शन नंबर 31 में अपील कैन बी फाइल विद इन 1 मंथ प्लस 1 मंथ और मिल जाएगा। हाई कोर्ट को फाइल करना है अगर डिसीजन किसने दिया था? कोर्ट ऑफ सेशन ने, और टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ ऑर्डर इज मेड बाय एनी ऑफिसर। मतलब अगर यहाँ पर जो हम बात करें कोर्ट ऑफ सेशन ने दिया था तो हाई कोर्ट को फाइल करना है, और अगर ये ऑफिसर ने दिया था तो कोर्ट ऑफ सेशन को फाइल करना है अपील, राइट। ध्यान से सेक्शन नंबर 30 सेक्शन नंबर एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट को और सेक्शन नंबर 31 को हमने लिंक किया है कि भाई अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर दिया था आपको सीजर करने का, कॉन्फिस्केशन करने का, तो लॉ ने बोला फिर आप हाई कोर्ट में जाओ अपील के सामने, अपील के लिए। और अगर किसी ऑफिसर था नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज था तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन में आपको जाना है, राइट। और रिवीजन ऑफ ऑर्डर की बात करी है, कितना ड्यूरेशन है? 1 साल का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट सेक्शन है वो बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस पेनल्टीज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 33 to 41 ऑफ दिस एक्ट। टाइप ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एनी पर्सन हु नोइंगली give false information under section 9C or section 18 intimate to central government after receiving certificate to receive foreign contribution, इसमें डिफ़ॉल्ट करिए तो समस्या है। सेक्शन नंबर 18 में ये लिखा, और 9C में अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली बात है, टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज टू द अमाउंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय, इफ फाउंड गिल्टी तो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक है और फाइन भी लगा देंगे, राइट। ये हुआ आपका कि 9C में क्या है और 18 में क्या है वो हमने बात की है। सीक्स प्रायर परमिशन और रजिस्ट्रेशन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, तो समस्या है। 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट या फाइन। एनी पर्सन ऑन हुम एनी प्रोहिबिटरी ऑर्डर, आपके ऊपर प्रोहिबिटरी ऑर्डर था, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। देन टू उसने व्यक्ति ने वो काम किया है तो 3 साल का रहना खाना फ्री है। कोर्ट कैन ऑल्सो इम्पोज एडिंग फाइन इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। हूसोएवर फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन दिस एक्ट फॉर विच सेपरेट पेनल्टी नहीं है यहाँ पर, तो लॉ ने बोला 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है, फाइन भी लगा देंगे। हूसोएवर एक्सेप्ट और असिस्ट एनी पर्सन पॉलिटिकल पार्टी इन एक्सेप्टिंग सच फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, दोनों है। इफ़ ड्यू टू एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ काम करना था नहीं करा, ओमिशन, सच आर्टिकल और करेंसी और सिक्योरिटीज लाइबल टू कॉन्फिस्केटेड, और फाइन कितना है? नॉट एक्सीडिंग 5 times द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल और करेंसी और ₹1000 विच एवर इज़ मोर, राइट। ये आपको फाइन लगने वाला है। सेक्शन नंबर कौन सा यार? 33 है to 41 में पेनल्टीज फाइन ऑफेंसेस दिए गए हैं। कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास? 41 है, ध्यान से, राइट। कंपाउंडिंग, एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट कैन बी कंपाउंडेड बाय सच ऑफिसर अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। कमिटेड बाय ईदर इंडिविजुअल ने किया, एसोसिएशन ने किया, ऑफिसर ने किया, एम्प्लॉय ने किया,
एट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, राइट, तो लॉ ने बोला साहब कंपाउंडिंग परमिसिबल है, राइट। एक बात, बिलो ऑफेंस इज नॉट परमिसिबल, बट ये ऑफेंसेस के लिए कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। पहला ऑफेंस कमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट, आपने वही जो ऑफेंस पहले कंपाउंडिंग कराई थी वही ऑफेंस आपने 3 साल के अंदर कर दिया तो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है। या फिर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट के लिए ऑफेंस कंपाउंडेबल, मतलब अगर किसी ऑफेंस में सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ही सज़ा है उसकी कंपाउंडिंग परमिसिबल नहीं है। पावर टू कॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर दिस सेक्ट, सेक्शन नंबर कौन सा है 42 एंड 43। एनी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तब आपसे इंफॉर्मेशन कोई कॉल कर सकते हैं। रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस और डिलीवर द डॉक्यूमेंट, और हम किसी व्यक्ति को एग्जामिन भी कर सकते हैं। पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन नंबर कौन सा है 48, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बनाता है, ये सबको पता है। किस किस पर्पस के लिए बनाओगे, एक्सेप्टेंस, रिटेंशन ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन, गाइडलाइन स्पेसिफाइंग ग्राउंड्स ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन में बी स्पेसिफाइड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, हम कौन कौन सी गाइडलाइन के बेस पर जज करेंगे कि भाई ये पॉलिटिकल नेचर की है या नहीं है। एक्टिविटीज़, बिजनेस शैल बी कंस्ट्रक्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस, किस किस को स्पेकुलेटिव मानना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है, द टाइम विद इन विच मैनर इन विच पर्सन में बी रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड या हॉस्पिटैलिटी, मैनर ऑफ यूटिलाइजिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, द फॉर्म एंड मैनर इन विच किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, द मैनर एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन डिस्पोजिंग ऑफ एन असेट। सेक्शन नंबर 22 में हमने बात जो की थी वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई गवर्नमेंट चाहे तो इन चीज़ों के लिए हम रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, राइट। चले, तो ये हमारा किसका डिस्कशन था, आपका FCRA का, राइट। चलो, थैंक यू।